पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रणवीर सिंह की आंखों के सामने समीर और आरोही की शादी हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। सम्राट के आदमियों ने कसकर पकड़ रखा था उसको, पर वह बस एक मौका तलाश रहा था अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए। आरोही और समीर शोभा जी के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद वो दोनों सम्राट के पास आते हैं। सम्राट दोनों को सीने से लगा लेता है और रणवीर सिंह की तरफ देखकर कहा, देख रणवीर सिंह, तूने कितना ही नफरत का जाल फैलाना चाहा पर आखिर में जीत मोहब्बत की हुई। यह कहता हुआ सम्राट दोनों को उसके सामने लेकर जाता है। रणवीर सिंह गरजते हुए कहा, तेरी जीत कभी नहीं होगी सम्राट, मैं तुझसे कभी हार नहीं सकता, कभी भी नहीं। ये कहता हुआ वो उसके आदमियों के हाथों से छूटने की कोशिश करता है ताकि बंदूक उठाकर आरोही और समीर को मार सके। समीर ये देखकर हैरान था कि रणवीर सिंह किस तरीके का आदमी है जिसे अपने बच्चों की खुशियों की कोई परवाह नहीं है। बस कीजिए दादाजी, बस कीजिए, कितना और कितना नफरत पालकर रखेंगे। आखिर आपको क्या मिला इस नफरत से? क्या हासिल हुआ आपको? कितने गुनाह आप कर गए अपने इस नफरत के चलते और कितने गुनाह आप करने जा रहे हैं? इस चीज का आपको जरा सा भी अफसोस नहीं है? ये कहता हुआ समीर चंचल का हाथ पकड़कर उसके सामने लेकर जाता है। क्या क्या गलती है चंचल की? पूरी जिंदगी आपने इसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया, जबकि सच किया है यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि जिस दौलत पर आप राज कर रहे हैं असल में वो किसकी है किसकी नहीं। रणवीर सिंह समीर पर चिल्लाता है, चिल्लाए मत, आप ये भी जानते हैं कि आपकी हैसियत चंचल के सामने खड़े होने की भी नहीं है। इसके बावजूद आपने इस लड़की पर इतने सालों तक जुल्म किया, आपको तो शर्म से ही मर जाना चाहिए। चंचल हैरानी से समीर की तरफ देखती है। समीर उसकी तरफ देखकर, हाँ मेरी बहन, ये सच है जिससे तू अनजान है। यह आदमी तेरा कुछ नहीं लगता, यहाँ तक कि जिस परिवार को तू अपना मानती है असल में ये परिवार तेरा कुछ नहीं लगता, बल्कि इस आदमी ने दौलत के लिए तेरे माँ बाप का कत्ल किया है। ये तुम्हारे घर में नौकर थे पर घर में रहकर राजा बनने के सपने देखने लगे और इसी सब के चलते इन्होंने तेरी माँ बाप को पहाड़ी से धक्का दे दिया। ये तो तुझे भी मार देते अगर तेरी साइन की जरूरत ना होती तो। इंतजार कर रहे थे तेरे बड़े होने का ताकि तेरी दौलत अपने नाम करवा सके। सारी सच्चाई जानकर चंचल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें डबडबा जाती हैं और डबडबाए आंखों से कभी समीर को देख रही थी तो कभी रणवीर को। सच्चाई सुनने के बाद तनु और रोहन भी हैरान हो जाते हैं। तनु को एहसास होता है कि जिस दौलत के नशे में वह चंचल पर हुक्म चलाती आई है असल में वो उनकी कभी थी ही नहीं, बल्कि सारी दौलत की हकदार तो चंचल है। सम्राट चंचल के पास जाता है, उसे थाम लेता है। चंचल उसकी तरफ देखती है और फिर रोते हुए उसके सीने से लग जाती है और अगले ही पल उसके आंसू सम्राट के कमीज को भिगोने लगते हैं। जिस परिवार की सेवा में उसने दिन रात एक कर दिया था वही परिवार उसके माँ बाप का कातिल निकला। सम्राट सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था पर चंचल के आंखों में आंसू नहीं। चंचल के आंसू उसकी कमजोरी थे। चंचल को रुलाने का अंजाम तो अब रणवीर सिंह भुगतेगा ही, वह भी सम्राट के हाथों। सारी सच्चाई सुनने के बाद सबकी आंखें नम थी, यहां तक कि तनु की भी, पर अभी एक और सच उनके सामने आना बाकी था। सम्राट चंचल को अपने सीने से लगाए हुए ही आगे आता है। रणवीर सिंह की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, ये तो कुछ भी नहीं है समीर, यह आदमी इतना गिरा हुआ है कि दौलत के लिए इसने तुम्हारे माँ बाप को भी मरवा दिया है। ये सुनते ही समीर और तनु शौक रह जाते हैं और दोनों हैरानी से रणवीर सिंह की तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हो कि क्या ये सच है। पर रणवीर सिंह को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हाँ मारा है मैंने उन दोनों को, मैं सम्राट से हार जाऊं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। वो दोनों मेरा साथ छोड़कर इसके पास आ रहे थे, चंचल से अपने गुनाहों की माफी मांगने आ रहे थे। ये गिरी हुई लड़की तनु के पास जा रहे थे और रणबीर अपने ही घर वालों से हार जाए, यह नहीं हो सकता। मुझे मरना मंजूर है, मारना मंजूर है, पर झुकना नहीं, और जैसे उसको मारा है वैसे तुम सबको मारूंगा और शुरुआत सम्राट की बहन से होगी। यह कहता हुआ वह एकदम से सम्राट के आदमी की गन छीन लेता है और आरोही पर गोली चला देता है, पर गोली आरोही के पास से गुजर जाती है। ये देखकर समीर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक झटके से रणवीर के हाथों से गन छीनता है और उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर देता है और ऐसा करते हुए उसे जरा सी भी अफसोस नहीं होता। शायद वहां मौजूद किसी को भी उसके मरने का कोई अफसोस नहीं होता। तनु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक ही पल में उसने अपने माँ बाप को खो दिया। रोहन उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था कि उस पर क्या बीत रही होगी। तनु अपना चेहरा अपने दोनों हाथ में भरकर बेतहाशा रोने लगती है। रोहन उसे चुप करवाना चाहता था, उसे दिलासा देना चाहता था, पर कैसे? जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो एकदम से तनु को अपने सीने से लगा लेता है और तनु भी उसकी कमीज को कसकर पकड़ लेती है, अपना सर उसके सीने से लगाकर और भी ज्यादा रोने लगती है। चंचल भी यह सब सुनकर हैरान थी। जो आदमी अपनों का नहीं हुआ वो गैरों का क्या होगा। वो अभी तक सम्राट के सीने से लगी हुई थी। समीर आरोही के पास जाता है, उसे अपने सीने से लगाते हुए, तुम ठीक तो हो ना?
प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? आरोही उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैं ठीक हूं पर तुम ठीक हो ना? वह समझ सकती थी कि इस वक्त समीर पर क्या बीत रही होगी। सम्राट के आदमी रणबीर की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और कुछ ही पल में वहां का माहौल ऐसा बना देते हैं जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। चंचल अभी भी सम्राट के सीने से लगी हुई थी। सम्राट महसूस करता है कि चंचल उसे छोड़ ही नहीं रही। वह हल्का सा चंचल से दूर होता है, जैसे ही उससे दूर होता है वैसे ही चंचल उसकी बाहों में झूल जाती है। ये देखकर सम्राट बहुत घबरा जाता है, उसके साथ साथ बाकी सब भी। सम्राट तुरंत उसे लेकर घर के लिए निकलता है। तनु की हालत ऐसी नहीं थी कि वो उन लोगों के साथ जाए, इसलिए रोहन उसे घर ले जाता है। पूरे रास्ते तनु सिसकती रहती है और रोहन उसे दिलासा देता रहता है। उधर यही हाल समीर का था। आखिरी वक्त में वह अपने माँ बाप को देख नहीं पाया। उनको याद करके उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी और आरोही उसे संभाल रही थी। चंचल अभी भी बेहोश थी। सम्राट ने उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। इस वक्त वह बहुत घबराया हुआ था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी घर के अंदर जाकर रुकती है और वह चंचल को बाहों में उठा घर के अंदर जाता है, जहां डॉक्टर की पूरी टीम पहले से ही मौजूद थी। सम्राट जल्दी से चंचल को कमरे में लेकर जाता है और आराम से बिस्तर पर लेटा देता है। उसके पीछे पीछे सब घर वाले भी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर चंचल का चेकअप करने लगता है। इधर रोहन भी तनु को लेकर अब घर पहुंच गया था। दोनों घर के अंदर जाते हैं। तनु घर के अंदर आते ही सीधा वॉशरूम चली जाती है और अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगती है। रोहन भी उसके पीछे जाता ही तनु के रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी, जो काफी था रोहन को बेचैन करने के लिए। वह बाहर से वॉशरूम का दरवाजा पिटते हुए कहा, तनु मेरी बात सुनो, खुद को संभालो। देखो तुम अभी के अभी बाहर आओ। पहली बार रोहन की आवाज में तनु के लिए फिक्र झलक रही थी, परवाह महसूस हो रही थी। वही तनु को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने माँ बाप का चेहरा घूम रहा था, जिसे याद करके वह और भी ज्यादा रोने लगती है। यहाँ डॉक्टर चंचल का चेकअप कर चुके थे। घबराया हुआ सम्राट चंचल के पास ही बैठा था। चंचल अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा शायद इनको किसी चीज का सदमा लगा है जिससे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और इनका बीपी एकदम से लो हो गया। देखिए आपको इनका ख्याल रखना होगा, इनको खुश रखना बहुत जरूरी है और जो भी बात इनको परेशान कर रही है उस बात को भी इनके दिल और दिमाग से निकलना होगा। बाकी कुछ दवाइयां हैं पर दवाइयां से ज्यादा इन्हें आपकी केयर की जरूरत है मिस्टर सम्राट। ओके, अब हम चलते हैं। समीर डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। सम्राट चंचल के पास बैठ जाता है, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। जिस परिवार को चंचल अपना मानती आई है वह तो उसका था ही नहीं, वह तो उसके माँ बाप के कातिल थे। ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए सम्राट को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। पता नहीं वो इस चीज से बाहर कैसे निकलेगी, कैसे हैंडल करेगी सब कुछ। बाकी सभी वहीं खड़े थे। सम्राट सबको अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज देता है, खास करके आरोही को, और खुद वो चंचल के पास ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ तनु अभी भी वॉशरूम में बहुत ज्यादा रो रही थी। रोहन बाहर से ही उसे पुकार रहा था, लेकिन तनु उसकी बात सुन नहीं रही थी। आखिरकार रोहन ने कहा, देखो मैं अंदर आ रहा हूँ। इतना कहकर वो एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर चला आता है। तनु अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रो रही थी। रोहन को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है, उसके हाथ को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, पर फिर भी तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। संभालो खुद को, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी और तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर तुम्हारे मम्मी पापा भी दुखी होंगे। तनु आंसू भरी नजरों से रोहन की तरफ देखते हुए बोली, क्या गलती थी उनकी? सिर्फ यही कि वो गलत का साथ छोड़कर सही का साथ देने जा रहे थे, मुझसे मिलने आ रहे थे और इसी वजह से उनको जान से मार दिया गया। ये कहते हुए वह उसके सीने से लग जाती है। रोते हुए बोली, मैं क्यों बच गई? मुझे भी मर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी मौत की जिम्मेदार मैं भी हूँ। ना मैं उस सुमेर पर भरोसा करती और ना उन्हें ये दिन देखना पड़ता। तनु उसके सीने से लगी रोते हुए ये सब बोल रही थी। रोहन के हाथ नीचे हवा में लटके हुए थे, पर फिर वह एकदम से अपना एक हाथ तनु के बालों में फेरते हुए उसे शांत करता है, उसे अंदर कमरे में लेकर जाता है। यहाँ बैठो, वो उसे सोफे पर बिठाते हुए बोलता है और फिर अपने हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, किसी से प्यार करना और अपने प्यार पर भरोसा करना गलत नहीं होता तनु। तुमने तो सिर्फ प्यार किया था, सुमेर से भरोसा किया था, पर सामने वाला ही गलत निकले तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत था तो वह था सुमेर और रणवीर, जो कि अपनी गलती की सजा पाकर इस दुनिया से जा चुके हैं। तुम भी अब खुद को संभालो। पहली बार रोहन उससे प्यार से बात कर रहा था। तनु की आंखों से फिर से आंसू बह जाते हैं, जिन्हें वह साफ करते हुए बोली, माँ बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता रोहन, तुम नहीं समझोगे। रोहन फीका मुस्कुराकर बोला, मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। ये कहता हुआ वह वहां से उठकर चला जाता है। तनु बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। रोहन की कही बात में कितनी तकलीफ थी यह तनु अच्छे से महसूस कर पा रही थी। आखिर दोनों का दुख एक जैसा था।
दिन बीत जाता है, शाम होती है। शाम के वक्त चंचल को होश आता है, वह अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के साथ ही सम्राट को अपने पास बैठा हुआ पाती है। सम्राट ने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था, इस वक्त भी वह उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा हुआ था। चंचल को होश में आया हुआ देखकर उसकी जान में जान आया। वह उसकी चेहरे पर झुकता है, बेहद प्यार से उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? पता है मैं कितना डर गया था। चंचल अपना सर उसके गोद में रख लेती है, फिर अपनी एक बाजू उसके पेट के आसपास लपेटते हुए बोली, कैसे इंसान होते हैं इस दुनिया में, इनको तरस नहीं आया एक बार भी कि एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाप से अलग कर दिया, उसके माँ बाप का खून कर दिया सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए, और अपने किए की जरा सा अफसोस भी नहीं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। सम्राट प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं ये सच्चाई बहुत पहले ही जान गया था, पर बताने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि डरता था तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और देखो वही हुआ, संभालो खुद को। दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन अब तुम रोकर खुद को सजा मत दो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऊपर से देख रहे होंगे और तुम्हें ऐसे रोते देखेंगे तो कितना दुखी होंगे। तुम्हारे माँ बाप के कातिल को सजा मिल चुकी है चंचल, अब तुम भी यह सब अपने दिमाग से निकाल दो और मेरी हंसती खेलती चंचल लौटा दो। वह मुस्कुराते हुए ये सब बोल रहा था। सम्राट कितना प्यार करता है चंचल से, ये तो किसी से भी नहीं छुपा था। उसके इस प्यार को चंचल भी महसूस कर पा रही थी। उसका दिल रखने के लिए वो हल्का सा मुस्कुरा देती है, पर अंदर ही अंदर वो रो रही थी। सम्राट देख पा रहा था कि भले ही चंचल ऊपर से दिखा रही है कि वह ठीक है, खुश है, पर अंदर से कितनी परेशान है ये बात उससे नहीं छिपी थी। हर किसी की खुशियों का ख्याल रखने वाली चंचल ने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं, और आज भी वह यही कर रही थी, पर सम्राट ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। रात हो चुकी है, चंचल अपने कमरे में थी, उसने खाना भी नहीं खाया था। वह कमरे में लगी खिड़की पर अपने ही सोच में गुम थी। उसने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी, उसके खुले बाल हवा से लहरा रहे थे। दरवाजे पर खड़ा सम्राट उसे कब से देख रहा था इस बात का पता भी नहीं चलता उसको। वही उसको ऐसे गुमसुम देखकर सम्राट के दिल पर क्या बीत रही थी ये तो बस वही जानता था। नहीं देख पा रहा था वह चंचल को इस हालत में। नहीं सम्राट, तू ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसा करेगा तो चंचल को कौन संभालेगा? मन ही मन ये सोचता हुआ वो चंचल की तरफ बढ़ जाता है। उधर तनु पूरा दिन अपने कमरे में से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसने अभी तक कपड़े बदले थे। वो उसी लहंगे में गुमसुम सी जमीन पर बैठी हुई थी। ठीक उसी वक्त रोहन कमरे में आता है, उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। एक पल के लिए तो उसकी नजरें ठहर जाती है तनु पर। उसे याद आता है कि सुबह तनु कितनी खुश थी, कितनी एक्साइट थी समीर की शादी को लेकर। कितनी मुश्किल से वो सुमेर के दिए धोखे से बाहर आई थी, और फिर आज अपने माँ बाप की मौत की खबर सुनकर वो फिर से टूट गई, और अब की बार ऐसा टूटी जो संभाले नहीं संभाल रही थी। रोहन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे संभाले। खैर, वो उसके पास जाता है और उसी के पास जमीन पर बैठे हुए बोला, खाना खा लो। वो खाने की प्लेट उसके सामने करते हुए बोलता है। तनु एक नज़र उसकी तरफ देखती है, फिर अपना चेहरा फिरते हुए बोलिए, मुझे भूख नहीं है, जानता हूं तुम्हारा मन नहीं है, और अपने माँ बाप की मौत के बाद किसी का भी मन नहीं करता, पर जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, वो अपनी रफ्तार से बढ़ती रहती है, और हमें जिंदगी के साथ चलना ही पड़ता है, चाहे हमारा मन हो या ना हो। और जिंदगी के साथ चलने के लिए, जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए ताकत की जरूरत होती है, इसलिए खाना जरूरी है। ये कहते हुए वो एक निवाला तोड़कर उसके होठों से लगा देता है। उसकी बातें सुनकर तनु की आंखें नम हो जाती है, और वह नम आंखों से रोहन की तरफ देखती है, और फिर रोहन के हाथ से निवाला खा लेती है। गुड गर्ल, रोहन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है। बदले में तनु भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। कभी कभी हम अपनी परेशानी में बहुत उलझ जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता, उस वक्त हमें एक दोस्त की जरूरत होती है, एक ऐसे दोस्त की जो हमें सही रास्ता दिखाए, हमें परेशानी से बाहर निकाले। सच कहूं तो ऐसा मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना। फिर वह एकदम से अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, मुझसे दोस्ती करोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। रोहन को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह हैरानी से तनु की तरफ देखता है। तनु अभी भी अपना हाथ उसके सामने किए उसे ही देख रही थी। रोहन हल्का सा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने भी कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं की है। तनु झट से उसका हाथ कसकर थामते हुए बोली, तो अब कर लो। वह बेहद अपनेपन से बोलती है, इतना कि रोहन बस देखता रह जाता है उसको। अगले ही पल तनु एक निवाला तोड़कर उसके होठों से लगाते हुए बोली, तुम भी खाओ ना। रोहन उसके हाथ से खाते हुए बोला, मैं खुद खा लूंगा। शायद वो अभी भी तनु के साथ उतना सहज नहीं था जितना तनु उसके साथ सहज हो गई थी। ये देखकर तनु का चेहरा लटक जाता है और वो मन ही मन बुद्धू। फिर इसके बाद दोनों साथ साथ खाने लगते हैं। दूसरी तरफ सम्राट चंचल के पास जाता है, अपनी चीन उसकी कंधे पर टिकाते हुए बोला, बहुत परेशान हो, मुझे भी नहीं बताओगी? सम्राट बेहद प्यार से बोलता है। उसकी बात सुनकर चंचल पीछे पलटती है, उसके सीने से लगते हुए बोली, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी?
सम्राट परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा उलझ गई हूँ, थक गई हूँ, इसलिए सोना चाहती हूँ चैन से, सुकून से। ये कहकर वो उसके सीने से लगी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सम्राट सब समझ रहा था, वह समझ रहा था कि चंचल उसके सवालों से बचना चाहती है। उस वक्त तो वह कुछ भी कहना ठीक नहीं समझता। वह चंचल को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लाकर लेटा देता है और खुद भी उसके बाजू में लेट जाता है। चंचल एक बार भी अपने आंखें नहीं खोलती। सम्राट उसके बालों में अपने उंगलियां घुमाने लगता है। कुछ देर में चंचल उसके सीने से लगी सुकून की नींद सो जाती है, पर सम्राट को नींद नहीं आ रही थी। जब चंचल गहरी नींद में चली जाती है तो वह उठता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। इधर तनु और रोहन अभी भी साथ में खाना खा रहे थे। खाते खाते रोहन की नजर जाती है तनु की कलाई पर, जिस पर थोड़ा थोड़ा जख्म था, जहां से खून बहकर सूख गया था। रोहन एकदम से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये चोट कैसे लगी और कब लगी? तनु एक नजर अपने हाथ की तरफ देखती है, फिर उससे याद आता है कि जब समीर आरोही की मांग में सिंदूर भर रहा था, जब उसके साथ फेरे ले रहा था, तब रोहन की पकड़ उसकी कलाई पर कसती जा रही थी। उसके हाथ में पहना कंगन उसकी कलाई में धंस रहा था। तनु अपना हाथ रोहन के हाथ से वापस खींचते हुए बोली, बस ऐसे ही लग गई। वह अपनी नजरें झुकाते हुए बोलती है, पता नहीं रोहन का दिल क्यों कह रहा था कि वह उससे कुछ छुपा रही है। सच सच बताओ, ये चोट कैसे लगी? रोहन दोबारा से पूछता है। तनु उसकी तरफ देखती है। पहले वादा करो कि तुम मेरी बात सुनकर दुखी और उदास नहीं होंगे और जो भी मैं पूछूंगी सच सच जवाब दोगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। रोहन वहां से उठते हुए बोला, तुम आरोही से प्यार करते हो ना? तनु उससे सीधा सवाल करती है, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था। अब क्या जवाब देगा रोहन? क्या वो सच बताएगा तनु को? कैसी होगी आगे की कहानी? सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।